नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आ गए हैं हम दूसरी वीडियो को लेकर, क्योंकि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे यूपी टेट के मैथ प्रीवियस ईयर पेपर 2022 को। वहाँ हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था और विद डिटेल सॉल्व किया था। तो आई होप आपको वह क्लास पसंद आई होगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दिया कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे अगले 10 क्वेश्चंस को कि हमसे मैथ में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये वीडियो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चंस के लेवल को समझ में आएगा और क्वेश्चंस की क्या क्या वेराइटीज़ हो सकती है, वो सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन दिया गया है ये है 101 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 100 तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमें 101 नंबर से डिस्कस करना है। देखिए, यहाँ हमसे कह रहा है कि a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के, यानी एक रिलेशन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें ये एक रिलेशन दिया गया है और हमसे पूछा गया है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू। तो ये वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जो रिलेशन हमें दिया गया, पहले हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें इस रिलेशन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटेल मेथड पर चलेंगे। अगर इसके डिटेल मेथड की तरफ जाएं, यानी इसके बेसिक लेवल की तरफ जाएं कि इसका बेसिक वे क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो बेसिक जो तरीका होगा पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि पहले जो रिलेशन दिया गया है हम उसी रिलेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हमने जो रिलेशन दिया गया है सबसे पहले उस रिलेशन को लिख लिया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये रिलेशन दिया गया है। अब हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम सिर्फ इस रिलेशन में इसको k के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर। आप किसी के भी बराबर मान सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक वैल्यू रखनी है, ठीक है। आप इसको k नहीं तो x मान लो, y मान लो, किसी के भी बराबर मान लो, आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये अलग अलग भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि a/3 जो है वो k के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से b/4 भी है जो वो भी k के बराबर है, और ठीक उसी प्रकार से c/7 यानी c/7 भी जो है वो k के बराबर है। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो आगे सॉल्व कर सकता हूँ। आगे सॉल्यूशन क्या होगा इसको समझिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो 3 जो हमें दिया गया है ये कहाँ पर है, बटे में है। अगर ये यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, गुना में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 4 भी कहाँ जाएगा, बटे में है, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। ये 7 भी अगर बटे में है उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई है, 3k, समझ पा रहे हो आप। b की वैल्यू अगर आप पूछी जाए तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4k, और c की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7k। तो हमने यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ पे बस क्या है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आई है, बल्कि ये वैल्यू जो निकल के आई है वो k के टर्म में निकल के आई है। अब हमसे जो पूछा गया है हम उन्हीं में इन वैल्यू को रखकर उसकी वैल्यू को निकालने की प्रयास करेंगे। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, a+b+c/c का मान बता दीजिए। तो हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे रखा कि a, हमसे पूछा गया है a+b+c और होल डिवाइडेड बाई c, इसका मान क्या होगा। हमने अभी निकाला है कि a की वैल्यू जो है वो क्या है, 3k है, b की वैल्यू क्या है, 4k है, और c की वैल्यू क्या है, 7k है। और पूरे का डिवाइड c की वैल्यू से करना है तो c की वैल्यू क्या थी, 7k थी। अच्छा, अब हम इनको अगर ऐड करना चाहें तो ऐड करना आसान है। जोड़ना तो आप सभी जानते ही हैं, क्या जोड़ आएगा इनका, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये ऊपर की जो वैल्यू हो गई है ऐड होके वो कितनी हो गई है, 14k, 14k हो गई है, और नीचे वही था 7k। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि चूँकि वटे में है इसलिए k से k तो कट जाएगा, और 7 से 14 को अगर हम काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आई है, 2 निकल के आई है। तो ये 2 जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है ज़रा देख लेते हैं कि ये जो 2 आपको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर है 1, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमें इसका आंसर मिल रहा है
क्या है 2। बट क्या यही तरीका है एग्जाम में अप्लाई करने का? नहीं, एग्जाम में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। करने वाले कर सकते हैं क्योंकि बेसिक तरीका है, लेकिन हमने इस बेसिक तरीके से इसकी एक ट्रिक को निकाला है। ये बेसिक तरीके से ही ट्रिक निकल के आई है, और वो क्या निकल के आई है आप समझ पा रहे होंगे क्या, कि देखिए जब हमने इसको के बराबर यहाँ पे रखा, तो जब हमने इसको के बराबर रखा तो ये सब जगह के लेके चले, हम सब जगह के लेके चले। लेकिन आगे जाके हमने क्या देखा, आगे जाके हमने ये देखा कि ये के की वैल्यू आगे जाके क्या हो जा रही है, के की वैल्यू आगे जाकर कैंसिल हो जा रही है। जब ये के की वैल्यू आगे जाकर कैंसिल ही होनी है तो आखिर हम क्यों इसको अपनी कैलकुलेशन में लेके चलें? बात समझ पा रहे हो? जब ये आगे जाके कटना ही है के को, तो हम क्यों इसको स्टार्टिंग से ही अपने साथ लेकर चलें? तो हम पहले ही ना इसको हटा के चलें। तो पहले हटाने का मतलब क्या हुआ? पहले हटाने का मतलब हुआ कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगी इसको समझिए। शॉर्ट ट्रिक की जब हम बात करेंगे तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। पहले हमने इसको क्या कर लिया, रफ कर लिया, इसको हटा दिया, रफ कर लिया। अब हम यहाँ पे पहले चलते हैं कि हमें क्या दिया गया था वो देखते हैं। ठीक है, हम इसको रफ कर लें। ठीक है, ये हमने कर लिया है रफ। अब देखिए ज़रा, अब हमसे ये कह रहा है कि भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे? शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगेगी कि a/3 है और ये बराबर है b/4 की, और ये बराबर है c/7 के। यही तो है। सिंपल हम इसको के बराबर क्यों रखे हैं? जिस इंसान की कोई अहमियत नहीं है आगे, तो उस इंसान को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में लाने का क्या मतलब है? यानी उस के की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे कि a की वैल्यू सीधा हम कहेंगे कि 3 है, और b की वैल्यू क्या है 4 है, और c की वैल्यू क्या है 7 है। अब जब हमें तीनों वैल्यू मालूम है तो क्या हमारे लिए ये क्वेश्चन कठिन है क्या? नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हमें a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, और c की वैल्यू भी पता है। तो जब पता है तो यहाँ पे रख दो। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि a + b + c और होल डिवाइडेड बाई c का मान क्या होगा। चूँकि हमें a b c की वैल्यू यहाँ से पता है, तो हम सीधा रखेंगे कि a की वैल्यू 3 + b की वैल्यू 4 + c की वैल्यू 7 और डिवाइडेड बाई 7। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा वही आंसर निकल के आ रहा है, देख सकते हो आप। कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो के लेके चल रहे थे बस उसी को तो हमने हटाया है। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। समझ पा रहे हो इस ट्रिक को? ये ट्रिक कहीं और से बन के नहीं आई है, ये ट्रिक जो है वो आपके बेसिक सॉल्यूशन से ही निकली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ चुके होंगे, क्या होगा 2 होगा। तो आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। हमने पहले इसको बेसिक से समझा, उसके बाद हमने इसको ट्रिक से समझा। आपको एग्जाम में जो अप्लाई करना है वो यही मेथड अप्लाई करना है। एग्जाम में आपको याद रखना है, इसी मेथड को अप्लाई करना है जो पिछला करवाया है। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज का अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 102। इस प्रश्न की अगर चर्चा की जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न की जब आप देखोगे तो ये जो प्रश्न है वो कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आप रीजनिंग में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक कैलेंडर भी पढ़ते हैं और एक क्यूब भी पढ़ते हैं। क्यूब, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड जो हम पढ़ते हैं रीजनिंग में और कैलेंडर में, और कैलेंडर पढ़ते हैं रीजनिंग में, ये दोनों ही चैप्टर क्या है ना, ये दोनों ही चैप्टर हमसे देखा गया है कि यूपी टेट में मैथ के पोर्शन में पूछ लेता है। तो अब यहाँ से आपको एक अंदाज़ा ये भी लगा कि हमें और क्या कवर करना है मैथ में, कि कैलेंडर को भी आपको कवर करना है। ये जो कैलेंडर का टॉपिक जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, चूँकि यूपी टेट में रीजनिंग कहीं और अलग से है नहीं, ठीक है, तो रीजनिंग के ये जो चैप्टर है ये आपको तैयार करके रखना है अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ के पोर्शन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। इसको रफ कर लिया। अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या तरीका होता है कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो होता है कि डेट, जो डेट आपको दी जाए वो डेट, प्लस डेट में जो मंथ दिया जाए वो मंथ, प्लस जो ईयर दिया जाए उस ईयर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस यहाँ पे उस ईयर्स में कितनी लीप ईयर हैं हम उनको भी यहाँ पे ऐड करके चलते हैं,
और उसमें कितनी सेंचुरी यानी कितनी शताब्दी हैं, हम उनको भी यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करके चलते हैं। और उन सब के योगफल को हम किससे घटा देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से जो कुछ भी निकल के आता है वहाँ से हम बताते हैं कि वहाँ से कितने दिन या कौन सा दिन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, हमें लीप ईयर काउंट करना आना चाहिए और सेंचुरी काउंट करना आना चाहिए। साथ ही साथ मंथ का कोड क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस अभी यहीं पर कर लेते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में दूसरा क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है कैलेंडर का तो आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है जो मैंने लिखवाया है कि जब भी कोई कैलेंडर क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले को मस्ट है, आप इसको अप्लाइड करेंगे ही करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, और इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सप्ते में दिन होते कितने हैं, 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई हम लोग लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, और मंथ का कोड क्या होता है। तो मैं मंथ का कोड यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि मंथ का कोड होता क्या है वो समझ लीजिए। आपको पता है कि हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही 12 महीने होते हैं। अब इनका कोड होता है, कोड क्या होता है उसको समझ लीजिए। कोड जो होता है वो होता है, जैसे मैं बोलूँ 14405036146। तो ये है क्या, ये कोड है। मतलब अगर कहीं पे भी कैलेंडर में अक्टूबर लिखा हुआ है तो जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे ना तो अक्टूबर को की जगह पे आप 1 रखेंगे। ऐसे ही नवंबर लिखा हुआ तो नवंबर की जगह पे आप 4 रखेंगे, दिसंबर लिखा हुआ तो दिसंबर की जगह पे आप 6 रखेंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये कोड है। कोड को याद करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कैसे याद रखना है कि आपको 144, ये कोड है 1440225036146। अब आप इसी बताइए, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ऐसे याद रख सकते हैं। और 146 को आप अलग याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये तो मंथ का कोड हो गया। क्लियर है इतनी बात। मंथ के कोड के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मंथ के कोड के बाद जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसके बाद हम करते हैं कि लीप ईयर कैसे निकाली जाए। लीप ईयर कैसे निकाली जाए इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। लीप ईयर कैसे निकाली जाए इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमें सबको पता है कि एक वर्ष में अगर हमें लीप ईयर निकालनी होती है तो 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आती है। 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आती है। इसलिए जब भी लीप ईयर निकालेंगे यानी अधिवर्ष जब भी हम निकालेंगे तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसलिए कोई भी लीप ईयर हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1991 है तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसके 91 में, क्योंकि इसमें वर्ष तो 91 ही है ना, तो 91 में हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। और जो भी इसका क्वोशेंट यहाँ पे आएगा, जो भी क्वोशेंट यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा सिर्फ क्वोशेंट से। तो जो भी क्वोशेंट यहाँ पे आएगा वो हमारा यहाँ पे लीप ईयर हो जाएगा, वो वहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ है सेंचुरी। तो सेंचुरी के लिए क्या करते हैं उसको समझ लीजिए। सेंचुरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंचुरी के लिए हम लोग 4 की जगह नहीं बल्कि 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। और जब हम सेंचुरी के लिए 400 से भाग देते हैं तो आपको पता है सेंचुरी जो होती है वो 100 के मल्टीपल में होती है। यानी सेंचुरी अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंचुरी क्या है, 1900 है। क्या है, सेंचुरी 1900 है, ठीक है। ऐसे ही एक सेंचुरी 2000 होती है, ठीक है। तो 1900 सेंचुरी हो गई, 2000 हो गई, 1800 हो गई। तो सेंचुरी जो होती है वो हमेशा 100 के टर्म में होती है, 100 के मल्टीपल में होती है। तो अगर सेंचुरी को अगर आपको निकालना है तो आप उसके लिए 400 से भाग देंगे, ठीक है। और 400 से भाग देने के बाद
जो भी रिमाइंडर आएगा उसका एक कोड बन जाता है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसका एक कोड होता है, उस कोड को आपको याद रखना है कि वो कोड क्या होता है। तो वो जो कोड होता है उसको हमें याद रख के चलना है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी केवल हम बेसिक बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए जो कोड होगा वो कैसे निकालोगे, कोड जो होगा वो ऐसे होगा कि जब 400 से भाग देंगे तो 3 ही शेषफल आपके आ सकते हैं, या तो 100 आएगा, या 200 आएगा, या 300 आएगा, या फिर 0 आएगा। यही तो रिमाइंडर आ सकते हैं। जब आप 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल जो आ सकता है वो यही आ सकते हैं। तो इसके लिए जो कोड होता है वो होता है 4, 2, 0 और 6। याद करने का तरीका ये है कि 420 तो जानते हो कौन लोग होते हैं। तो 420 जो है वो 6 लोग जो हैं वो 420 हैं, 6 लोग जो हैं वो 420 हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं जो नंबर 6 होता है वो क्या होता है, 420 होता है। तो ऐसे आपको कोड इसका याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सभी कोड बता दिए। अब कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं अपने क्वेश्चन से, कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी से हम निकाल लेंगे कि कैलेंडर का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो अब हमें कोई समस्या नहीं रहेगी कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास सारा पर्याप्त कैलकुलेशन के लिए जो भी चीज़ हमारे पास है सब है। इसको रफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 जनवरी 1991 को क्या था, 5 जनवरी 1991 को इसने बोला है कि शनिवार था। लेकिन आप बताइए क्या ये सही बोल रहा है? आप इसकी बात में भरोसा कर सकते हो? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसने बोला है कि शनिवार है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। अगर 5 जनवरी 1991 को जो दिन निकल के आए वो शनिवार ही हो तो फिर हम ये कहेंगे कि 3 मार्च 1992 को जो भी मेरा दिन आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर दिन आगे पीछे हो रहे हैं तो हमारा भी जो हमारा आंसर आएगा वो भी आगे पीछे जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसलिए सबसे पहले हमें इसका दिन निकालना ही पड़ेगा खुद से। भले ही इसने दिया है शनिवार, लेकिन हम लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, तो खुद कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि डेट क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लिया। अभी बताया था डेट। ठीक है, फॉर्मूले में दूसरा हमने बताया था मंथ क्या है, जनवरी। और जनवरी जब मंथ है तो हमने कहा था इसका कोड क्या होता है, 144 में 1 होता है, तो ये 1 इसका हो गया। प्लस ईयर्स अगर आप देखोगे तो देखो 1991 में ईयर्स कितनी है, 91 ईयर्स हैं, तो 91 यहाँ पे ऐड होगा। प्लस अब हमने कहा लीप ईयर्स के लिए आप क्या करोगे, 91 में 4 से भाग लगाओगे। जब 91 में 4 से भाग लगाओगे तो बताओ कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा और 1 शेष यहाँ से आ गया, और फिर कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8 बार जाएगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब यहाँ से लीप ईयर कितनी निकली है, टोटल 22। प्लस अब हमने कहा था आखिरी क्या होता है, सेंचुरी निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे बताओ, सेंचुरी निकालने के लिए आप लोग करते थे 400 से भाग। लेकिन 400 से भाग किस में दोगे, 400 से भाग क्या 1991 में दोगे? नहीं, 400 से भाग जो हम देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1900 में देंगे, क्योंकि 1900 अपने आप में सेंचुरी है, ना कि 1991। ठीक है, तो जो हम इसमें भाग देंगे तो हमें यहाँ के भागफल से मतलब नहीं होता है, बल्कि किससे मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है। तो 4 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा इसका, और शेषफल जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बताओ बच्चों, शेषफल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 300। और हमने बताया था कि जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही आ सकते हैं, कि या तो 100 होगा, या 200, या 300, नहीं तो फिर क्या होगा, 0। और अगर हमने कोड बताया था 420 और 6, तो 100 अगर 100 रिमाइंडर आता तो कोड क्या होता, 4, 200 आता तो क्या होता, 2, और 300 आया है तो कोड इसका क्या होगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी सेंचुरी में क्या रखेंगे, 0। अब डिवाइड किससे करना है, 7 से। फॉर्मूला बताया था, उस पूरे फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने दिन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो देखो इनको ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए सबसे पहले देखो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। 6 को 91 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और 97 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 2 11, यानी कि 119 हो जाएगा। और 119 में 7 से जब हम भाग देंगे तो बताओ क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा,
क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा? ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है, और 7 सत्ते 49, तो ये पूरा 17 बार कट गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर जो आया, याद रखना इसमें हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो आया है 0। क्या आया है रिमाइंडर? 0 रिमाइंडर आया है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। क्या समझनी है उसको समझ लीजिए कि जब 0 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, यानी इतना क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है उसको समझो। जब इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे मिल गया हमें 0, तो अब इसका मतलब क्या है कि दिन के कोड होते हैं, दिन के भी क्या होते हैं? कोड होते हैं। जैसे आप जानते हो कि सप्ताह जो होता है, सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 दिन। और दिन जो स्टार्ट होता है, दिन की जो शुरुआत होती है, याद रखना वो मंडे से नहीं होती, वो संडे से होती है। याद रखना कैलेंडर में हमेशा दिन जो शुरू होता है वो संडे से शुरू होता है। तो संडे का कोड क्या हो गया? 0। संडे का कोड क्या हो गया? 0। फिर आएगा आपका मंडे, सॉरी, दिन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? संडे से ही स्टार्ट होता है। तो संडे से जब ये स्टार्ट होता है तो संडे का कोड जो होगा वो क्या होगा? संडे का कोड जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 1। संडे का कोड क्या होगा? 1 होगा, तो 1 होगा। मंडे का कोड क्या होगा? 2 होगा। ट्यूसडे का क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही वेडनेसडे का क्या होगा? 4 होगा। थर्सडे का क्या होगा? 5 होगा। फ्राइडे का क्या होगा? 6 होगा। और सैटरडे का क्या होगा? 7 होगा। ये 7 होगा या फिर 0। अब इसको 0 क्यों लिख रहे हैं वो समझो। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले में हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर से पता करते हैं कि कौन सा दिन आने वाला है। और रिमाइंडर जो जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर की खासियत ये होती है कि जिस भी संख्या से आप भाग दे रहे हो, रिमाइंडर उसका हमेशा उससे छोटा ही होगा, हमेशा उससे छोटा होगा, या फिर रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर हमेशा उस भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा। इसलिए जब 7 से भाग दे रहे हैं फॉर्मूले में, तो या तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। इसलिए हमने बोला कि जो सैटरडे है वो 0 है। अब हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि इसका रिमाइंडर 0 आया था और 0 का कोड क्या होता है? सैटरडे। 0 का कोड क्या होता है? सैटरडे। तो इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया। क्या क्रॉस चेक कर लिया? हमने यहाँ पे ये क्रॉस चेक कर लिया कि भाई हमारा 5 जनवरी 1991 को जो दिन निकल के आया है वो शनिवार निकल के आया है, और वही क्वेश्चन में भी हमसे कह रहा है कि शनिवार ही था। इसका मतलब अब हम बिल्कुल ही एश्योर हो चुके हैं, बिल्कुल ही निश्चिंत हो चुके हैं कि अब हमारा 3 मार्च 1992 को जो भी दिन आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये शनिवार की जगह पे रविवार या सोमवार होता तो इसका मतलब होता कि ये 1 दिन या 2 दिन आगे चला गया। तो जब भी अगर ये आगे चला जाएगा तो हमारा आंसर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, अगर ये पीछे चला जाता तो हमारा आंसर पीछे की तरफ चला जाता। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता है कि चूंकि जो आंसर हमारा आया है वही क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हमारे लिए अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो भी हमारी कैलकुलेशन में आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। जो भी हमारी कैलकुलेशन में आएगा वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारी कैलकुलेशन करना क्या है, हमें देख लीजिए जरा। हमें अब निकालना है 3 मार्च 1992 का दिन, और फॉर्मूला वही रहना है। तो जिनको पहले समझ में नहीं आया है वो अब समझ लें कृपया करके, क्योंकि जिनको पहले नहीं समझ में आया है वो फिर से समझ लें कि फॉर्मूले से कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले की बात करें, डेट की बात की जा रही है, तो डेट क्या है यहाँ पे? 3 है। फिर मैंने कहा था मंथ क्या है यहाँ पे? मार्च है। और मार्च के लिए हमने कहा था कि 144 025 036, ठीक है, 146 यही कोड होता है मंथ का। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 92 लिखा हुआ है। कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हो? कि अगर वह 4 से पूरी कट जाए। वहाँ 91 था, वो तो 4 से नहीं कट रहा था, तो 91 अपने आप में लीप ईयर नहीं था, लेकिन 92 अपने आप में लीप ईयर है। इसलिए इसका कोड जो होता है वो जनवरी और फरवरी का कोड सिर्फ लीप ईयर में बदलता है, क्योंकि आपको भी पता है कि लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। इसलिए जब भी लीप ईयर अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाता है, एक अंक कम हो जाता है, यानी जनवरी 0 हो जाएगा और फरवरी 3 हो जाएगा। बस इतना अंतर होता है, बाकी पूरा कोड मंथ का वही रहता है। तो हमारा तो मंथ मार्च था, तो हमें कोई समस्या ही नहीं है, हमारा कोड वही रहेगा 4, क्योंकि मार्च का कोड क्या है? 4 ही है। ठीक है, जनवरी फरवरी होता तो हमारे कोड में अंतर पड़ता। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर हम बात करें, हमने मंथ की भी बात कर ली, डेट की भी बात कर ली, अब ईयर की बात करें तो ईयर कितनी है? टोटल 92 ईयर्स हैं।
इसके बाद हमने कहा लीप ईयर निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। अभी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे। किस में भाग देंगे 4 से, तो 92 में। जरा भाग दीजिए और बताइए कितनी लीप ईयर्स 92 में निकल के आई। तो जरा भाग देते हैं, ठीक है। 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, उधर क्या आ जाएगा 2, 4 तिया 12, यानी कुल 23 लीप ईयर आएंगी। कितनी लीप ईयर आएंगी, कुल 23 लीप ईयर इसमें आएंगी। तो इसका मतलब हम इसको कहाँ फॉर्मूले में क्या रख देंगे, यहाँ पे लीप ईयर की जगह पे हम फॉर्मूले में 23 यानी कि 23 को रख देंगे। लीप ईयर में हम किसको रख देंगे, 23 को रख देंगे, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग फॉर्मूले की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 23 निकल के आया लीप ईयर, तो इसको 23 रख दिया। सेंचुरी की बात करेंगे तो अब बार बार जोड़ना और घटाना नहीं है, समझिए। 1900 है ना, सेंचुरी तो बदल नहीं रही है। 1900 का मतलब है कि जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 300, और 300 की स्थिति में 420 यानी कि 0 होगा, 0 होगा। इसके बाद हमें भाग किससे देना है, 7 से। दे दो जरा 7 से भाग। जब 7 से भाग दोगे तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 7 को 92 में जोड़ोगे तो 7 को आप करो 23 में जोड़ दो, 30 हो गया। 30 और 90 कितना होगा, 120, 120 और 2 122। भाग किससे दे रहे हो, 7 से। जब 7 से भाग दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचा 5, और 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 3। और 3 में कौन सा दिन होगा बताओ, हमने कहा था संडे से दिन स्टार्ट होगा। संडे का कोड होता है 1, संडे का कोड 1 होता है, तो मंडे का 2 होगा और ट्यूसडे का 3 होगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। वो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मंगलवार होगा। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो क्या आप जरूरी था कि पहली वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते, यानी ये जरूरी था कि हम ये चेक करें कि 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन हो रहा था। बिल्कुल जरूरी था। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो ये वही दिन निकल के आ गया जो दिन हमारा कैलकुलेशन में आ रहा था, इसलिए कोई समस्या हमें नहीं हुई। मान के चलो ये दिन कम ज़्यादा होता तो फिर हमारा जो आंसर निकल के आता 3 मार्च 1992 में, वो भी फिर हमें कम ज़्यादा करना पड़ता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा कि जिसमें एक दिन दिया जाए और आपसे अगली डेट का दिन पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि आपको पहले से क्रॉस चेक करना है कि जो दिन दिया गया है वो एक्चुअल में वही दिन है उस दिन की नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, इमेजिनरी दिन भी दे सकते हैं, काल्पनिक दिन भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। ऐसी स्थिति में आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आपको ये याद रख के चलना है, ठीक है। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी और मैंने पूरी तरीके से विधिवत रूप से आपको समझाया। मैं चाहता तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन कर सकता था, सीधा सीधा आपको इस फॉर्मूले पे ये मान रख के सीधा सॉल्व कर देता और बता देता कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा आपको बताया, पूरा तरीका बताया कि कैलेंडर का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो उसको करने का तरीका क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, और इसको डिवाइड करना है 7 से। मैंने बताया डेट क्या होती है वो भी आपको बता दिया, मंथ का कोड क्या होता है वो भी बता दिया, ईयर्स क्या होती हैं वो भी बता दी, लीप ईयर्स क्या होती हैं कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, और सेंचुरी कैसे निकालेंगे उसका भी हमने बता दिया। तो अब आपसे यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन कैलेंडर का बनेगा आप आसानी से उसके दिन निकाल लेंगे। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फिर से अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से ये भी नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी में कि किस यूपी टेट में मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्या है आपका। मैंने कहा था मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, और अभी हमने यहाँ पे 103 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम 3 से चौथा क्वेश्चन जो बन रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तीसरे से चौथा बनना है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन पे आपको फोकस करके चलना है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले जिस आधार पे, जिस बेस पे ये क्वेश्चन बना है उस बेस को समझ लेते हैं कि वो बेस है क्या। एक तो बेस ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं बात करूं कि a की पावर -n कहीं पर लिखा हुआ है और इस पावर को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूं तो बहुत आसान है इसको पॉजिटिव करना। कैसे कि जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव तभी होगी जब इसको बटे में लिख दिया जाए, अपॉन में लिख दिया जाए, ठीक है। यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है। और ये 22 वर्षा भी है। 22 वर्षा का मतलब क्या कि अगर कोई चीज बटे में लिखी हुई है पावर के साथ और उसको आप अगर ऊपर लेके आते हैं तो वो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, विद नेगेटिव सिंबल वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये होगी, इसको आपको समझ के चलना है। इस पूरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ और क्या है वो समझ लीजिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि जो आपका बोर्ड मास का रूल है वो आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको पहले सुना नहीं होगा, सभी ने सुना होगा। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीज़न होता है, यानी कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे और उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट और उसके बाद छोटा ब्रैकेट, इनको हम सॉल्व करते हैं, यही क्रम होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इस प्रश्न में इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को लगा के ये प्रश्न बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बता दिया है कि किस तरीके से बना है क्वेश्चन, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक हमें बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है और दूसरा हमें मझला ब्रैकेट दिख रहा है, तो और तीसरा हमें दिख रहा है छोटा ब्रैकेट। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सॉल्व होता है वो छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। अगर पिछला मैंने कुछ गलत बता दिया तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो ब्रैकेट दिए गए हैं हम उसके हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़े ब्रैकेट के अंदर जाना है और बड़े ब्रैकेट के अंदर भी हमें मझले ब्रैकेट के अंदर जाना है। मझले ब्रैकेट के अंदर हमें देखना है कि छोटे ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट को तो ऐसे ही रख लेते हैं और मझले ब्रैकेट को ही ऐसे ही रखना है। हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां अभी हमने एक प्रॉपर्टी समझी थी क्या कि अगर पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो बटे की चीज कैसी आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यानी अगर इसको उलट दिया जाए, 1/3 को अगर मैं उलट दूं तो क्या बनेगा, 3/1, लेकिन पावर जो -3 थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और बटे में जो 1 लिखा है उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो तो 3 ही होता है। चाहे 3/1 लिखो चाहे 3 लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन पावर यहाँ से नेगेटिव की जगह क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर मैं 1/4 की बात करूं तो अगर मैं 1/4 को उलट दूं तो ये 4/1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से पावर जो है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और 4/1 का मतलब 4 ही लिख दो तो कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये 4 की पावर 2 हो गई और बीच में क्या है, माइनस का सिंबल है। इसके बाद भाग लगा हुआ है और भाग के बाद आप देखेंगे छोटा ब्रैकेट है, तो चाहे आप इस छोटे ब्रैकेट को भी यहाँ पे ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो आप बताइए, इसको भी हम 4/1 लिख सकते हैं और 4/1 का मतलब 4 ही होगा, और लेकिन ऐसा करने से पावर जो है वो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब जरा आप ये देखिए, अब आप जरा यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कि 3 की पावर 3 को हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है, माइनस 4 की पावर 2 यानी कि कितना है, 16 है। और ये किस में लिखे हुए हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। फिर है आपका डिवीज़न, उसके बाद है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 क्या होती है, 64 होती है। समझ पा रहे हो उतनी बात। अब हम आगे चलें तो आगे देखेंगे क्या कि 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 11, और बीच में है भाग और फिर है 64। एक चीज बताओ, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन अगर आपने इसमें सॉल्व कर ली तो आंसर आपको अपने ऑप्शन में दिख रहा होगा। आपको आंसर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में सीधा आंसर आपको दिख रहा होगा 11/64। 11/64 जो आपको दिख रहा है यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि भाग का मतलब बटे ही तो होता है। तो 11/64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या है, बताओ। केवल 3 लाइन का क्वेश्चन है, बताओ केवल 3 लाइन का क्वेश्चन है। क्या आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, केवल 2 प्रॉपर्टीज थी जिनको मैंने आपको बताया कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर पावर को उलट दें, जैसा हमने बताया था आपको अभी कि a की पावर -m है
तो इसको उलट देने पर पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और इसका वाइस वर्सा भी बताया था कि अगर इसको उलट के ऐसा लिखेंगे तो भी पावर माइनस में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बटे में अगर कोई पावर लिखी हुई है उसको उलट देंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी, और अगर माइनस में पावर लिखी हुई है तो उसको उलट देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको ही अप्लाइड करके बॉड मास का रूल लगा के हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। इसी के साथ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल बेसिक से बना हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि ट्राइंगल की बनने की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो फिर क्या है, फिर आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यही यहाँ पे रीज़न है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो बना है वो ट्राइंगल किसी और प्रॉपर्टी से बना ही नहीं है, सिर्फ इतने क्वेश्चन इससे बन गया कि ट्राइंगल आखिर बनता कैसे, ये प्रॉपर्टी पता है आपको कि नहीं पता है, बस उससे क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए, अगर मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोई भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम लोग यहां पे बना लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लोग यहां पे बना लें कि कोई भी ट्राइंगल की अगर बात करें, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तभी संभव है, ये ट्राइंगल तभी संभव है जब क्या हो, जब इसकी तीनों साइड के बीच के एक रिलेशन संभव हो। और वो रिलेशन क्या होता है, समझो, वो रिलेशन ये होता है कि हम अगर इसकी साइड्स की बात करें कि इसकी साइड्स, एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। हम सबको पता है ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ए बी और सी। और ए बी सी अगर 3 साइड्स इस ट्राइंगल की हैं तो ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब क्या होगा, जब ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो, सी। ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या हो, सी हो। ठीक वैसे ही बी प्लस सी क्या हो, ग्रेटर देन ए हो। और ठीक वैसे ही सी प्लस ए क्या हो, ग्रेटर देन बी हो। ये तीनों प्रॉपर्टी जब कोई 3 भुजाएं आपस में अपना लेंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तभी वो 3 भुजाएं मिलकर एक ट्राइंगल को बना सकती हैं। बात समझ पा रहे हो, एक ट्राइंगल बनना तभी संभव है जब क्या हो, जब ये तीनों प्रॉपर्टीज उनकी साइड्स पर, उनकी भुजा पर लग जाए। ठीक है, तभी ये संभव है। अब बस इसी प्रॉपर्टी को हमें इन ऑप्शंस में लगा के देखना है कि जो ऑप्शन में हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, क्या ये इन प्रॉपर्टीज को, इस विशेषता को मान पा रही हैं या नहीं। अगर ये मान पा रही हैं तो भाई वो ट्राइंगल बना पाएंगी, नहीं मान पा रही हैं तो वो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। बात समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन के बनने का आधार क्या है, वो आप समझ गए। जो बेस है वो ये प्रॉपर्टीज है। आइए चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर हम कैसे इस प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आप साइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ तो यूनिट ही सेम नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, अगर पहला ऑप्शन आपको चेक करना है तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन आपको पता होगा कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है क्या, 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर के। तो अगर मैं 105 मिलीमीटर की बात करूं कि 105 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो आप कहेंगे 10.5। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूं 39 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो आप कहेंगे कितने, 3.9। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 3 भुजाएं निकालनी। क्या निकालनी, 3 भुजाएं यहाँ से हमारी सेम यूनिट में आ गई पहले ऑप्शन की। अब आप बताइए, मैं कोई भी 2 भुजाएं जोड़ूं, क्या वो तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, तो 6 और 3 9 होता है और 9 5 14 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 और 6 3 9 और 1 10। तो ये 10.4 ही बन पा रही हैं, 10.4 बन पा रही हैं। इन दोनों को जोड़ने पर इनका सम जो बन रहा है वो 10.4 बन रहा है, जबकि तीसरी भुजा अपने आप में इससे बड़ी हो गई।
लेकिन रिलेशन क्या कहता है कि तीसरी भुजा दो भुजा के योग से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये तो प्रॉपर्टी मान नहीं रहा है, तो ये तो भाई ट्रायंगल नहीं बनाएगी। फिर हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जरा उसको समझिए। दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर है एक भुजा, दूसरी भुजा 9.2 है और तीसरी 5.3 है। आप देखो बिल्कुल आपको केवल चेक ही तो करना है, तो आप जरा चेक करो इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे क्या ये इससे बड़ी है या नहीं है। तो देखो 5 और 3 8 होता है और 5 और 3 8 होता है, तो 8.8 हो रहा है, तो ये तो इससे छोटी होगी। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, क्या ऑप्शन सी हमारा आंसर है। देखो जरा 6 3 3 दिया गया है, 6 है एक भुजा, एक है 3 एक है 3। अब देखो इन तीन को जोड़ेंगे 3 और 3 6 होता है, और यहाँ पे ये 6 है। क्या ये इससे बड़ी है? नहीं, ये तो बराबर हो गई, तो बराबर की तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो फिर अब आपको पता चल चुका है आंसर क्या होने वाला है। आंसर तो हमारा ऑप्शन डी ही होने वाला है। नहीं हो रहा है यकीन तो आप एक बार क्या करो, इसको चेक कर लो। चेक कैसे करना है, चलो चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं इस भुजा की इस साइड की, ऑप्शन नंबर डी की, तो इसमें जो दिया गया है वो 6.3 दिया गया है, 5.9 दिया गया है और 4.6 दिया गया है। ये तीन साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की, तीन भुजाएं दी गई हैं। कोई भी दो ऐड कर लो, चलो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। 9 और 6 14 होता है कि 4 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 होता है, 9 और 1 हासिल का 10, 10.4। बताओ क्या इससे ये छोटा है? नहीं, ये इससे बड़ा है, यानी यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी लग रही है। चलो मैं इन दोनों को चेक करके देख लेता हूँ, तो इन दोनों को चेक करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का सम तो वैसे भी इससे बड़ा होना है। चलो मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूँ, इन दोनों से भी दिख रहा है आपको कि अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 5.9 से तो वैसे भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 6 और 4 10 वैसे भी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये पूरी ट्रायंगल की विशेषता को मान रहा है। इसका लिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी बोलो या ऑप्शन 4 बोलो, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो भुजाएं दी जा रही हैं वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बनने के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ऐसे प्रश्न के लिए सबसे जरूरी है कि आपको याद रहे कि ट्रायंगल बनना कब संभव है, कि तीन भुजाएं आपको दी जाएं और पूछी जाएं क्या ये भुजाएं ट्रायंगल बना सकती हैं, तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अरे हाँ या ना? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से अधिक आता है तो इसका मतलब है कि वह तीनों भुजाएं मिलकर आपस में एक ट्रायंगल को बना लेंगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105। क्या कहना चाह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये फिर से देखिए आप, सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। सर्ट्स एंड इंडिसेस आपका अपने आप में एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में माना जाता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन बोला जाए या सर्ट्स एंड इंडिसेस बोला जाए, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम पेपर जो 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमें भर भर के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन के बोलो या सर्ट्स एंड इंडिसेस के मिल रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक बार आपने इसका तरीका समझ लिया ना, एक बार इसका तरीका समझ लिया सॉल्व करने का, तो बार बार जब भी ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तरीका समझा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात तो बहुत से लड़के ये कंफ्यूज होते हैं कि ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये 2 क्या है। ठीक है, ये 2 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये 2 क्या है। होता क्या है वो समझिए। देखिए ये छोटे, बिल्कुल छोटे रूप में लिखा जाता है। एक तरीका तो होता है कि मैं ऐसे लिख दूं 3√3, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये 3 अलग है और ये √3 अलग है। एक ऐसा भी होता है कि कहीं पे आपको ऐसे लिखा दिख जाएगा कि हल्का सा बिल्कुल छोटा सा 2 बना है और ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब अलग होता है। इसके मतलब को हमें समझना है कि ये क्या चीज़ है। देखिए ज़रा, तो अगर वर्गमूल की बात की जाए तो इस वर्गमूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसकी पावर क्या है, उस पर पावर 1/2 है। ठीक ऐसे ही अगर क्यूब रूट की बात की जाए, घनमूल की बात की जाए, तो यहाँ पे इस 3 का मतलब ये होगा कि यहाँ कुछ भी लिखा होगा, यहाँ कुछ भी लिखा होगा उस पर पावर कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक ऐसे ही ये 4 हमें ये दिखा रहा है कि इस 5 पर पावर कितनी है, 1/4 है।
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आप समझ पाए ना कि ये हल्के छोटे रूप में जो 2 और 3 और 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस पर पावर 1/2, 1/3 और 1/4 है। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि हमें आरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में हम कब लगा सकते हैं बताओ? आरोही क्रम में हम तभी तो लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि यहाँ सवाल में जो नंबर दिए गए हैं वो बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है। और बड़ा छोटा निकाल हम कब सकते हैं? जब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? बड़ा छोटा बताना होगा। अब हमें अभी तो हम इनको देख के नहीं बता सकते हैं कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होगा कि जो पावर आपको बटे में दिख रही हैं, जैसे पावर 1/2 है, पावर 1/3 है और पावर 1/4 है, इस पावर को, इस घातों को हम क्या करेंगे, बटे में ना रखकर इनको हम पूर्णांकों में लाने की कोशिश करेंगे। और वो तरीका क्या होगा कि हम जो बटे में चीज़ें दी गई हैं ना 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेंगे पहले। अगर हम इनका एलसीएम लें और इस एलसीएम को इनके साथ गुना कर दिया जाए तो ये पावर जो बटे में दिख रही हैं वो बटे में ना रहकर पूर्णांकों में मिल जाएंगी। और पूर्णांकों में पावर मिल गई तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा। हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिख रहा है, ये जो 3 दिख रहा है और ये जो 4 दिख रहा है, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 4 गुना 3 यानी कि 12। तो इनका एलसीएम यानी इनका लासा कितना निकल के आया? 12। अब ये जो एलसीएम निकल के आया है, इसी एलसीएम का हम क्या करेंगे, इसी एलसीएम का हम करेंगे इनमें गुना। कैसे गुना करेंगे वो देखो कि इस √3 को हम लिख सकते थे 3 की पावर 1/2। ठीक है, इस संख्या को हम लिख सकते थे कि 4 की पावर 1/3 है। और इसको अभी बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4 के रूप में। तो सबसे पहले हमने इनको पावर को लिख लिया है किस रूप में? बटे के रूप में। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि ये होगा 5 की पावर 1/4। अब हमने कहा इनका 2, 3, 4 का जो एलसीएम आया है, उस 2, 3, 4 के एलसीएम से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो गुना कर लो। गुना करेंगे तो कैसे करेंगे कि 3 की पावर 1/2 थी, इसमें हमने गुना किया 12 का। ठीक है, 4 की पावर 1/3 थी, इसमें हमने गुना किया 12 का। और 5 की पावर 1/4 थी, इसमें भी हमने गुना किया 12 का। 12 का गुना क्यों कर रहे हो, ये कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पावर जो बटे में है उसको हटा के पूर्णांकों में लानी है। ठीक है, तो अब हम देखो, अगर हम इसको काटे 2 से 12 को कितने बार कटेगा? 6 बार। 3 से 12 कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 से 12 कितने बार कटेगा? 3 बार। तो अब ये जो पावर हमें मिल रही हैं वो पावर हमें मिल रही हैं किस में? बटे में। अब जो पावर हमें मिल रही हैं वो किस में मिल रही हैं? बटे में। तो बटे में मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे कि 3 की पावर यहाँ से कितनी आ गई? 6 आ गई। 4 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। और 5 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब एक चीज बताओ, अब आपसे पूछा जाए यहाँ कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो इन संख्याओं में तो आप बता दोगे कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे बता दोगे कि 3 की पावर 6 की अगर बात की जाए तो 3 की पावर 4 तो 81 होता है। और 81 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 729 होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 6 का मान कितना होगा? 729 होगा। और अगर हम 4 की पावर 4 की बात करें तो 4 का क्यूब होता है 64। और 64 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1 और 4 6 24 1 25 यानी कि 256 होगा। ठीक है, और अगर हम 5 की पावर 3 की बात करेंगे तो 5 की पावर 3 आप सबको पता है 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ कि इन संख्याओं में कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा इनमें से 729 है। सबसे बड़ा कौन है? 729 है। उससे छोटा 256 है और सबसे छोटा 125 है। ठीक है, तो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाते समय हम क्या रखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 125 है और 125 हमें किस पे मिला है बताओ? 125 हमें मिला है 5 की पावर 3 पे। और ये 5 की पावर 3 आई कहाँ से थी? ये 5 की पावर 3 आई थी इस वैल्यू की। इसका मान 5 की पावर 3 हमें मिला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ ये 4 की पावर 4 किसका मान मिला है? इसका मान मिला है 4 की पावर 4। और 3 की और √3 का मान यहाँ से क्या निकल के आया है? तो √3 का मान जो यहाँ से निकल के आया है वो निकल के आया है 3 की पावर 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन लगेगा बताओ? सबसे पहले लगेगा आपका
कौन लगेगा बताओ? सबसे पहले लगेगा आपका ये 4√5, ठीक है, 4/5 लगेगा, ठीक है। इसके बाद लगेगा कौन सा बताओ? सबसे इसके बाद कौन लगेगा? इसके बाद लगेगा आपका √4, और फिर कौन लगेगा? और फिर लगेगा आपका √3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा तो पहले ये है, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये। इसका मतलब ये लग गया आपका आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आप देखेंगे पहला ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे, इनको करने का एकमात्र यही तरीका आपके लिए होगा क्या कि सबसे पहले जो पावर लिखी हुई है करड़ियों की, उनकी पावर को हम क्या करना चाहेंगे? पूर्णांकों में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पावर है ये बटे में होती हैं, और बटे की पावर के लिए हमारे लिए कैलकुलेशन करना कठिन होता है कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। भाई 3 की पावर 1/2 हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तरीका क्या होगा कि हम जो पावर बटे में है इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें? पूर्णांकों में, यानी इंटीजर्स में। जब पॉजिटिव इंटीजर में इनको कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए तरीका ये होगा कि जो करड़ियों में आपको दिए जा रही हैं उन पावर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर जो संख्या आ रही है उनके एलसीएम से उनको हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो भी पावर आएंगी वो पूर्णांकों में आएंगी, और फिर उन पूर्णांक वाली पावर को हम क्या करेंगे? उनको हम क्या करेंगे? आपस में हम क्या करेंगे? वहां से हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपने देखा इस प्रश्न को कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो क्या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताइए। आसान है करना, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। किससे आया है? प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन आया है पूरे 30 क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए इस प्रश्न में क्या रहा है और क्या करना है हमें, वो हम समझते हैं। अगर बात करें, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। उसकी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/2 है। तो जो बोला है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का, तो अगर हम बात करें तो ये ऐसे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 गुना है। किसका? विक्रय मूल्य का, यही तो कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो पता करना चाहूँ तो ये जो गुना में एसपी है, जब ये यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात यहाँ से निकल के आया वो 3/2 आया। आया नहीं आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु 3 रुपए की है तो हम उसको बेच रहे हैं 2 रुपए में। अगर कोई वस्तु 3 रुपए की है तो हम उस वस्तु को बेच रहे हैं 2 रुपए में। आप बताओ, आपकी कोई वस्तु आपके पास 3 रुपए की आपने खरीदी थी और आप उसको बेच 2 रुपए में रहे हैं, तो आपको लाभ हो रही है कि हानि हो रही है? बताइए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपए की हानि हो रही है। ये माइनस क्या दिखा रहा है? हानि को दिखा रहा है। प्लस क्या दिखाता? प्रॉफिट को दिखाता। ये माइनस है तो ये दिखा रही है कि 1 रुपए की हमें क्या हुई है? हानि हुई है, लॉस हुआ है। 1 रुपए का हमें लॉस हुआ है। अब हमसे यही पूछ रहा है कि इसको लाभ या हानि हुई है तो वो प्रतिशत में बताओ। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि इसको तो हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 1 रुपए की हानि हुई है। कितने पर हुई है? अगर मैं ये पूछूं कि कितने पर हानि हुई है, तब आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये हानि जो हुई है वो चाहे लाभ की बात की जाए चाहे हानि की बात की जाए, ये सब कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। आप बताइए, कॉस्ट प्राइस जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कैसे बता दोगे कि किसी वस्तु पर हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है? ठीक है, तो चाहे लाभ हो यानी प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सीपी पर निकलते हैं। इसलिए हमें 1 रुपए की हानि हुई है, कितने पर? 3 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था? 3 रुपए था। परसेंट के लिए, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, तो 100 से गुना करेंगे। तो आप एक चीज बताओ, 100/3% निकल के आया है। क्या ऑप्शन में 100/3% दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 100/3 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं कि होगा अपने आप में 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3
3%। जब परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं तब वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तब वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि 33.1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। तो अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि 33 का 3 में गुना करोगे तो 99 आएगा, और 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो 100/3 को ही हमने कैसे लिखा है, 33.1/3% लिखा है। ये हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें लॉस हुआ है, हानि हुई है। इसलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बताओ आप, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो आपको दिया गया है यही इस प्रश्न का आंसर है। 33 सही 1/3% की हमें हानि हो रही है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। प्रश्न बहुत आसान था, बहुत ही सिंपल था। आपसे जो पूछा गया था बस पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो डिपेंड था, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था डिपेंड वो सिर्फ इस लाइन पर था। और ये पहली ही लाइन में हमें पता चल गया था, सीपी और एसपी के बीच में इसका रिलेशन दिया था। जब आपको ये पता चल गया तो फिर सीधा सीधा पता ही चल गया कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ हानि आपने आसानी से निकाल ली, परसेंटेज वैल्यू आपने निकाल ली, आपने बताया कि 33 सही 1/3% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। आइए बच्चों इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई संख्या दी गई है हमें, इस संख्या में अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या है, बस यही बता दो हमें। ठीक है, शेषफल क्या है बस यही बता दो। इस क्वेश्चन को हम डिविजिबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसी कैटेगरी में रख सकते हैं, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम में ही, छोटा सा चैप्टर होता है, उसमें हम रख सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग जब डिविजिबिलिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो 0 से 9 तक की विभाज्यता हम सीखते हैं कि क्या से क्या होगी। ठीक है, इनके रूल क्या होंगे, डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, नहीं पता है तो जब हम लोग पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि 0 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 1 की क्या होती है, 2 की क्या होती है, 9 की क्या होती है, 7 की क्या होती है, इन सबको हम समझेंगे। यहाँ हमसे बात की जा रही है 12 की। तो एक तरीका तो ये है कि सिंपल 12 से भाग दे दो इस संख्या में और बता दो कि भाई शेषफल क्या मिलेगा। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। 12 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो कैसे पता करोगे, तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके ऐसे 2 फैक्टर ढूंढेंगे जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो हमें देखो 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनके एचसीएफ क्या मिले, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिले, 1 मिले, यानी उन फैक्टर में से कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के। तो हमने यहाँ पे देखा 3 और 4, ये 2 फैक्टर हैं 12 के जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब हमने डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या आपको दी जा रही है ये 12 से विभाजित तो पूर्णतया तब होगी जब ये 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो पूर्णतया और 4 से भी विभाजित हो। अब हमें पता है कि 3 और 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है उसको देखो। 3 और 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो होती है कि 4 से कोई संख्या तब कटी मानी जाएगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हों। ठीक है, तो संख्या जो हमें दी गई है वो दी गई 12, 10, 12, यही संख्या दी गई है। अब एक चीज बताइए, इसके आखिरी के 2 अंक जो है वो क्या है, 12 है, और आखिरी के 2 अंक 12 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या आपको दी गई है पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें चेक करना है कि अगर ये 3 से भी विभाजित हो जाए, अगर ये 3 से भी विभाजित हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, 3 से विभाजित होने के लिए इसकी डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। अब इसके अंकों का योग अगर करना चाहें तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7। क्या 7 3 से विभाजित है, नहीं है भाई। 6 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, लेकिन 7 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो जब ये 3 से विभाजित नहीं है इसका मतलब है कि ये 12 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी का रूल लगा के सीधा सीधा आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ये समझ लिया है कि इसे 4 से तो ये संख्या कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 12 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये तो हमने पता कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है तो भी 0 रिमाइंडर देगा नहीं। अब हम यहाँ पे ऑप्शन पे अगर चले जाएं तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बचेगा। क्या रिमाइंडर 3 बच सकता है? रिमाइंडर 3 बचने का मतलब है कि संख्या जो 12, 10 और 0, 9
ये संख्या अगर 12 से पूर्णतः विभाजित है तो हम कह देंगे कि सर ये संख्या, इसमें अगर हम 12 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या तो पूर्णतः विभाजित है और 3 शेष इसलिए बच रहा है क्योंकि संख्या जो हमारी है वो 12 10 12 है। बात समझ पा रहे हो? तो क्या ये संख्या कट सकती है 12 से पूर्णतः? नहीं कट सकती है। क्यों? क्योंकि आखिरी के 2 अंक जो 0 9 है वो 4 से ही नहीं कटेंगे। इसका मतलब क्या, ये संख्या नहीं कटेगी, तो 3 आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता है। क्या 4 रिमाइंडर क्या 2 रिमाइंडर हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 देखो, 2 रिमाइंडर होने के मतलब है कि जो संख्या 12 10 और 10, क्योंकि 2 रिमाइंडर का मतलब 2 शेष बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। 2 एक्स्ट्रा कब बच रहा है? कि जब 12 10 10 जो संख्या है ये पूरी कट जाए, यानी कि 12 10 10 जब संख्या पूरी 12 से कट जाएगी तभी तो 2 रिमाइंडर बच रहा होगा। लेकिन ये संख्या हम देखेंगे तो इसके आखिरी के 2 अंक 4 से ही नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या पूरी कैसे कट सकती है 12 से? इसका मतलब है कि रिमाइंडर 2 भी नहीं बचेगा, 0 बच नहीं सकता, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी हमने अभी चेक कर ली है कि 12 से पूर्णतः विभाजित है नहीं। ठीक है, अब एकमात्र ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर डी 4। तो चेक कर लेते हैं कि 4 रिमाइंडर बचेगा। देखो 4 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि जो संख्या में जब हमने भाग दिया होगा तो एक संख्या में इससे मिली होगी 4 कम एक ऐसी संख्या मिली होगी जो इससे कट रही होगी। देखो 4 कम संख्या कौन सी होगी? तो देखो 12 10 12 एक्चुअल संख्या थी, रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 10 0 8 ये संख्या जो होगी वो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम कहेंगे सर देखो जरा 4 से तो ये कट रही है, आखिरी के 2 अंक 4 से तो कट रहे हैं, इसका मतलब ये 4 से तो पूर्णतः विभाजित है। क्या 3 से भी विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने के लिए हम विभाजता का नियम लगाएंगे 3 का। वो हमसे कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 और 8 12। तो 12 देखो बिल्कुल 12 कट रही है। 12 क्या है? कट रही है। तो 12 जो है वो कट रही है किससे? 3 से। इसका मतलब क्या है कि 4 से भी ये संख्या कट रही है, 3 से भी ये संख्या कट रही है। इसका मतलब है कि 12 10 0 8 जो संख्या मिलेगी हमें वो क्या होगी? वो आपकी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब वो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या जो मिलती हमें वो ये मिलती। ठीक है, और हमें जो एक्चुअल संख्या दी गई है वो दी गई है 12 10 12। इसका मतलब क्या है? कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। 4 अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 ही हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह ऑप्शन डी जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये था कि आप बाई ऑप्शन चले जाते, ऑप्शन एलिमिनेट की जरिए आप विजिबिलिटी का रूल लगा के चेक करते, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको देखो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना, उसको चेक करने के लिए आपको लगातार पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो इसमें लगेगा आपको समय। तो आप चाहते तो सीधा 12 से भाग भी दे सकते थे, तो मैं क्या करता हूँ 12 से भाग दे के ही सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि 12 से आप भाग दे दो, और वो आसान भी है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, आप 12 से भाग दे देंगे और 12 से भाग दे के सिंपली बता देंगे कि भाई कितना शेषफल बचने वाला है। बात की जाए एक बार पढ़ेंगे 12 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 उतरेगा, लेकिन 1 उतरेगा तो अब यहाँ पे 1 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 1 0 लगाएंगे। जब 1 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ से उतरेगा। अब 10 में भी 12 से भाग नहीं जाएगा तो फिर से 1 0 लगाएंगे, तब 1 0 लगा के फिर 1 उतरेगा। यानी जितनी भी संख्या हमें उतारनी होती है उससे पहले हमें उतने 0 वहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब 101 के लिए हम कितने बार पढ़ा पड़ेंगे? 12 7 84 12 8 96, 8 बार पढ़ा पड़ेंगे। 8 बार पढ़ेंगे तो क्या कितना मिलेगा? 96 मिलेगा। 96 जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये 2 यहाँ से उतर आएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ से उतर आया। अब देखो 52 है, तो अब 52 के लिए क्या करेंगे? 52 के लिए हम करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे? 52 के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 12 चौको 48, 4 बार। 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना शेष बचेगा? बताओ, खुद ही बताओ। 4 बचेगा, और यही 4 तो हम कह रहे थे रिमाइंडर आएगा। यही 4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या रिमाइंडर होगा? 4 होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखो पहले बड़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने वहाँ पे डिविजिबिलिटी को समझा था। डिविजिबिलिटी को समझाने के चक्कर में हमने क्या किया कि वो क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी वहाँ पे लग तो रही थी, लगा के हमने सॉल्व भी किया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन जब हम चेक कर रहे थे ना, पहला दूसरा तीसरा लगातार 3 ऑप्शन के बाद हमें चौथे ऑप्शन पर जाना पड़ रहा था, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। बाकी आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आप भाग दे के देखेंगे तो सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी को भी समझ लिया है कि 12 की डिविजिबिलिटी अगर आपसे फिर कभी एग्जाम में पूछी
पूछी जाती है तो आप आसानी से वहाँ पे डिविजिबिलिटी को लगा सकते हैं कि 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप 3 और 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करके आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको जो दिखाई दिया गया है ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तो आजकल तो यूनिट डिजिट में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बनते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पावर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। यानी नंबर सिस्टम से वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगातार। पिछला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का था, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका नंबर सिस्टम से ही है, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट का चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई का अंक होता क्या है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कोई संख्या अगर आपकी लिखी हुई है, ठीक है, कोई संख्या आपकी लिखी हुई है 312। अब बताइए इसमें अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एक संख्या आपको दी जाए तो आपको आसानी से बता देंगे कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो एक संख्या नहीं दी गई है, कई सारी संख्याएं दी गई हैं और उनका गुना दिया गया है, और तब आपसे कहा गया कि अब आप बताओ कि इसके गुणनफल में जो आपको संख्या मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो आपको दी गई हैं 4 संख्याएं, 378, 236, 459, और इन सब का आपस में क्या है, गुना है, और 312, ठीक है। ये संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका आपस में गुना किया गया और कह रहा है कि गुणनफल इनका जो आएगा उसमें इकाई के अंक पे क्या बैठा है। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करना नहीं है। आप ऐसा मत कर जाना कि आप इन सब का पहले गुना करो फिर जो एक संख्या मिले उसमें फिर बताओ कि ये यूनिट डिजिट क्या है। नहीं, ये जो कह रहा है इसकी कथनी और करनी में अंतर है, ठीक है। इसी कथनी करनी में क्या अंतर है उसको समझिए। हम ये कहेंगे भाई जब हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है तो हम इन सभी संख्याओं को लेकर क्यों चलें। भाई हमें जब कैलकुलेशन ही यूनिट डिजिट की करनी है तो हम पूरी संख्याओं को लेकर क्यों चलें, हम इनके आखिरी डिजिट को ही लेकर क्यों ना चलें। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है हम वो उसके आखिरी डिजिट पे ही क्यों ना करें, यूनिट डिजिट पर ही क्यों ना करें, क्योंकि जब हमें निकालना ही यूनिट डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इनका ही गुना करेंगे। तो अब आप एक चीज बताओ, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, हमें क्या मिला, 48 मिला। अब एक चीज बताओ, 48 में क्या इस 4 से हमें कोई मतलब है, नहीं है, क्योंकि हमें आखिर में निकालना तो यूनिट डिजिट ही है ना। तो जो भी डिजिट आता जाएगा एक्स्ट्रा उसको हम हटाते चले जाएंगे। अब यहाँ से 8 बचा है, इस 8 का गुना 9 में करेंगे तो 8 ने 72 होगा। अब एक चीज बताओ, क्या 72 में इस 7 से हमें कोई मतलब है, नहीं है, हमें तो मतलब 2 से ही है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है। और 2 का गुना जब हम 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 अपने आप में यूनिट डिजिट हो जाएगा, किसका, इस पूरे क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते थे, आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस क्या करना था, चूंकि यूनिट डिजिट पूछा है तो कैलकुलेशन भी हम यूनिट डिजिट पर ही करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर हमें मिलता चला जाएगा हम उसको छोड़ते चले जाएंगे। क्यों छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप 48 का गुना 9 में करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन कठिन होगी, लेकिन अगर आप 8 का गुना 9 में करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन कठिन नहीं होगी। जबकि आगे आपको नंबर छोड़ने ही है, केवल लेना यूनिट डिजिट ही है। इसलिए क्यों ना हम पहले से ही कैलकुलेशन को आसान करते हुए चलें और यूनिट डिजिट पर ही फोकस रहें, यूनिट डिजिट को ही समझते हुए चलें, ठीक है। तो आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रहेगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आपको ये प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109। आपको पता है कि आपके यूपी टेट के सिलेबस में स्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर भी आता है, उसी स्टैटिक्स नाम से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्टैटिक्स में हम देखते हैं कि हमको मीन, मीडियन और मोड पढ़ाया जाता है, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें हमें पढ़ाई जाती है। तो इन मीन, मीडियन, मोड की जब भी हम बात करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको माध्य दिया गया है। माध्य का मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश वालों समझ लो, हमको क्या दिया गया है, मीन दिया गया है, मीन दिया गया है, माध्य दिया गया है, और हमसे मीडियन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मीडियन पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उससे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज बताइए, मीन कैसे निकलता है, किसी भी चीज का मीन कैसे निकलता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएं, जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएं, आप उन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएं उन सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जो संख्याएं आपको दी गई थी उन संख्याओं की संख्या से आपको घटा देना है। मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन,
जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जितनी भी संख्याएं, जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, उन सबको आपको जोड़ देना है, बटे यानी कि डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से, यानी कितनी संख्याएं थी उन नंबर से हमें इसको डिवाइड कर देना है, और उनके किसको डिवाइड करना है? उसके योगफल को। तो चलिए कैसे निकालेंगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए मीन तो हमें दिया गया है, और यहाँ पे मीन निकलेगा कैसे वो समझो। हमें संख्याएं कितनी दी गई हैं? तो सबसे पहले देखो, हमें संख्या दी गई, एक दी गई है 5, ठीक है, एक दी गई है 7, एक फिर से दी गई है 7, एक फिर से दी गई है 8, एक हमें दी नहीं गई है, छुपाई गई है हमसे, वो हमने दे दी है x, फिर हमें दी गई है 5, फिर हमें दी गई है 4, फिर हमें दी गई है 3, फिर हमें दी गया है 1, और फिर हमें दिया गया है 2। यानी जितनी भी संख्याएं हमें दी गई थी हमने उन सभी को जोड़ लिया है। और कितनी संख्याएं हैं ये, इसको हम देखेंगे तो इसको हम काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं, तो 10 से हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। बात समझ रहे हो? यही होता है आपका मीन। क्या होता है? मीन। और मीन आपको दिया कितना गया है? माध्यक आपको, या माध्य कितना दिया गया है? 4.5 ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब आपको करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी? तो आपको सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। तो आइए हम इनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि इनका योगफल सबसे पहले क्या आ रहा है। 7 और 5 देखेंगे तो कितना होगा? 12। 12 के बाद अगर हम जोड़ेंगे 7 को तो कितना हो जाएगा? 19। 19 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 होता है 17, यानी कि 27। 27 में x जोड़ेंगे तो 27 प्लस x हो जाएगा। x को अभी छोड़ के चलिए। 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 और 3 होता है 30, 30 और 2 होता है 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा? 32 4 36 हो जाएगा। 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, 39 और 1 40, 40 और 2 42, यानी 42 प्लस x यहाँ पे योगफल आया, और डिवाइड हम 10 से कर रहे हैं, और बराबर ये किसके चल रहा था? 4.5 के। अब केवल कैलकुलेशन है बस, और वो भी मामूली सी कैलकुलेशन है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो। अब एक चीज़ बताइए, आसानी से कर लोगे ना? इस 10 को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो ये भाग में है, गुना में जाएगा, और जब 4.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये भी आपको पता ही है। और ये 42 प्लस x चल ही रहा था साथ में, ठीक है। तो जब ये 10 का इसमें गुना करेंगे तो ये क्या होगा? ये हट जाएगा यहाँ से, और हट जाएगा क्या? दशमलव। तो जब दशमलव हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, ठीक है। इस 42 को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और बराबर क्या चल रहा था? x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई कितनी? 3, यानी हमें x के मान मिल गया है। x का मान कितना आया है? 3 आया है। अब हमारा स्टेप यहाँ से चालू होगा, यानी समझ रहे हो ना क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि सबसे पहले उसने क्या दिया? सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि आप पहले x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक वैल्यू दे दी थी मीन की। अब आपको निकालना है यहाँ से मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसको करते हैं रफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं, तो इसको कर देते हैं रफ। अब इसको हम करते हैं बड़ा, बड़ा कर लें पहले। अब यहाँ समझो, हमने यहाँ पे निकाली x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3। x की वैल्यू 3 निकल के आई है, ठीक है। यहाँ लिख लो पहले, x की वैल्यू 3 निकल के आई है। कुल वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 10 थी। अब मीन की बात तो हो गई, अब मीडियन निकालना है हमें। मीडियन का क्या होता है? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो n है, n का मतलब क्या है कि जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, जितने ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं, वो इवन है या ऑड है, उन्हीं को हम n कहते हैं। तो n हमने यहाँ पे अभी गिने थे, कितने थे? 10 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे। तो n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 बताओ सम है या विषम है? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो ना कटे वो विषम। तो चूंकि 10 10 2 से कटता है तो ये तो इवन है। इवन है तो इसका फॉर्मूला फिर क्या होता है? इवन है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 वां टर्म प्लस, ठीक है, n/2 वां टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वां टर्म, ठीक है। और फिर डिवाइड करते हैं हम किससे? 2 से। यही इसकी फिर मीडियन का फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा इसका मीडियन, अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आप यहाँ समझिए, n की वैल्यू आपको 10 दी गई है, तो 10/2 का मतलब होता है 5th टर्म। 5th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6th टर्म, क्योंकि 5th टर्म और इसमें एक ऐड कर दिया है तो 6th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2। अब ये 5th और 6th है क्या? ये 5th और 6th वही है कि यहाँ पे जो संख्या आपको दी गई है, यहाँ पे जो आपके नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे 5th टर्म और 6th टर्म जो आ रहा है वही यहाँ पे होगा। लेकिन इनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहली डिमांड ये होती है कि आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उनको पहले
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लें। तो चलो पहले सजा लेते हैं हम लोग किस में, सबसे पहले हम लोग सजा लेते हैं इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा। अब आपको पता है x की वैल्यू भी 3 थी तो हम यहीं पे लिख लेंगे उसको। फिर इसके बाद आएगा 4, फिर इसके बाद आएगा 5 2 बार है तो 5 2 बार लिख लेंगे। फिर आएगा इसके बाद 7 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, और फिर आएगा 8, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कितने टर्म, 10 टर्म हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इसका मतलब हम कुछ भूले नहीं है, हमने इनको आरोही क्रम में लगा लिया। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद ही हम देखेंगे कि 5th और 6th टर्म है क्या। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म 4 है, और छठवां टर्म क्या है, इसका अगला वाला है। तो 4 और 5 हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 4 और 5 हम इसकी जगह पे रख देंगे। 4 और 5, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा, और 9 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। तो यही 4.5 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन होगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि बताओ बच्चा मीडियन क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप समझ रहे हो ना कितनी होशियारी से ये क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन 4 जो है 4.5, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको दिख रहा है। लेकिन इस प्रश्न को पूछने की आप कला समझिए। ये प्रश्न जब पूछा गया आपसे तो इसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कैसे कि अगर आपको जब तक मीन निकालना नहीं आता है तब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और x अगर आपको मीडियन निकालना नहीं आता है तो तब तक आप आंसर भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको एक चीज ही से काम नहीं चलेगा। मीन भी निकालना आना चाहिए, मीडियन भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं होगी और आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम तब जब हम स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से ये चीज समझ ली कि हाँ आपके स्टैटिक्स से भी सवाल बनते हैं, और आपको पिछले ही पेपर में आपको अपने यूपी टेट में स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखना पड़ा। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो बनेगा स्टैटिक्स में वो मीन मीडियन मोड से ही बनता है। मीन मीडियन मोड निकलना अगर आपको आता है तो वेल एंड इनफ है। अब हम लोग क्या करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का हमारा 10वां क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है वो देखते हैं, चलिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भाई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात की जा रही है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो स्टैटिक्स में है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो R.A. फिशर जो है, R.A. फिशर, ठीक है, R.A. फिशर ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे हो सकता है दोबारा फिर से पूछ ले, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स के बारे में तो वहाँ पे ये बनता है क्वेश्चन कि भाई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को निकालने के लिए किसको हमें मुख्य रूप से पढ़ना होगा, हमें R.A. फिशर ने बताया था कि वेरिएंस क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम जब बात करते हैं किसकी, स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स में एक चीज़ तो होती है मीन मीडियन मोड, और एक तरफ और भी होता है चीज़ें, क्या, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वो चीज़ भी होती है। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको भी सब पढ़ लेंगे, वो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, लेकिन वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि जब आपसे इसने पूछ लिया कि इसको दिया किसने है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई वेरिएंस निकलता कैसे है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे है, वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। रेंज कैसे निकलती है, रेंज तो बहुत आसान होती है, ठीक है ना, वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तब हम वहां पे समझेंगे कि रेंज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है। लेकिन आज के हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 110 के साथ आज की इस वीडियो को हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका मीन मीडियन मोड से ही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जब 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं तब वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन तो कोई भी करा देगा, हर जगह सॉल्यूशन दिख रहे हैं। हमें मतलब है कि भाई राइट वे क्या है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस चैप्टर पे मेन फोकस हमें करके चलना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को समझा है। इसके साथ हमारा जो सफ़र है वो 110 क्वेश्चन तक पहुंच गया है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 111 से यानी कि 111 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करें, और इसको शेयर जहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुँचाएँ। वीडियो को अपना प्यार दें, चैनल को अपना प्यार दें, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे कि एक टीचर का हौसला बढ़ता है
आप टीचर की हौसला अफजाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको लगेगा कि भाई वो जो चीज़ कर रहा है वो अच्छी चीज़ है, अच्छा सफ़र की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।